औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, खालिद कमांडर आपकी खिदमत में हाजिर है और ज़िक्र करेंगे वो एक्शन प्लान जो पीटीआई ने अभी दिया है हाल ही में कि असम्बलीज़ को किस तरीके से वो डिज़ॉल्व करेंगे और अगला लाया अमल उनका क्या होगा। नवाज़ शरीफ के इस्तकबाल की भरपूर तैयारियाँ और उनके जो केसेस हैं किस तरीके से ख़त्म किए जाएंगे उस पर भी भरपूर अमल दरामद की तैयारियां हो रही हैं। और 2013, 18 और अभी आने वाले वक्त में जो धौंस धांधली होती रही है, किस तरीके से होती रही है, इल्ज़ाम किस की तरफ जाते रहे हैं, उनका भी हल्का सा तज़किरा करूँगा। और आज़म स्वाति के हवाले से ज़िक्र होगा कि उसके साथ क्या कुछ हुआ है, अदालतों ने क्या किया है, किसको क्या करना चाहिए था, किसकी क्या जिम्मेदारियां बनती हैं और नहीं हुई, ये ज़िक्र करूँगा। नाज़रीन, इमरान खान ने, पीटीआई ने असम्बलीज़ डिज़ॉल्व करने का प्लान, एक्शन प्लान आप इसको कह सकते हैं, वो दे दिया है। इसमें हार्डली अब 6 दिन रह गए हैं जो उनका अल्टीमेटम है, 5 दिन रह गए हैं। 4-5 दिन गुजरने में कोई आपको देर नहीं लगेगी, लेकिन ये टाइम इसीलिए वो दे रहे थे कि शायद फेडरल गवर्नमेंट भी असम्बली तहलील करने का ऐलान कर दे। जब मुल्क मुआशी हालत जो रिकॉर्ड है पिछले कई दहाइयों से उस लेवल पे पहुंच चुका हुआ है, लेकिन फेडरल हुकूमत, वफाकी हुकूमत टस से मस नहीं हो रही। उसकी वजह एक ही है कि उनको पता है कि इलेक्शन में जाते हैं तो किसी सूरत में कामयाबी उनको दूर दूर तक नज़र नहीं आती है और बुरी शिकस्त से वो खौफजदा है, इलेक्शन से वो खौफजदा है। हालांकि उन्होंने कानून भी अपनी मर्ज़ी से तब्दील कर लिए हुए हैं। जो ईवीएम को डाला गया था उस ईवीएम को भी निकाल दिया गया हुआ है और इसी तरह जो आपके ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, जो वोटर्स हैं, उनको वोट के हक से भी महरूम कर दिया गया है। तो एक काफ़ी सारी परसेंटेज है जो ऑलरेडी इन्होंने धौंस धांधली एक तरह की है, उसको इन्होंने कर दिया हुआ है। लेकिन अब फिर भी पोजीशन ये है कि इनकी जो मकबूलियत है इतनी कम हो गई है और मुआशी हालत ख़राब होने की वजह से, महंगाई होने की वजह से ये और ज़्यादा नीचे चले गए हैं और जो इम्पोर्टेड का लक़ब इनको दिया गया है उससे इनकी मकबूलियत बिल्कुल गिर गई है और इमरान खान का पीटीआई का ग्राफ बहुत ऊपर चला गया है। और जो चेमंगोइयाँ हो रही थी परवेज़ इलाही के बारे में, मुस्लिम लीग काफ के बारे में, तो ये पहले भी मैं बयान कर चुका हूँ कि उन्होंने सोच समझ के फैसला करना है अपने आने वाले वक्त के लिए। आने वाला वक्त उसी सियासतदान का है जो इमरान खान के साथ है, जो पीटीआई के साथ है। इलेक्शंस जब भी होते हैं, आज होते हैं, कल होते हैं, महीने बाद होते हैं, साल बाद होते हैं, तो वो इमरान खान के साथ ही जो होगा उसका पल्ला भारी होगा और उसी सूरत में उनको कुछ मिलेगा, वरना ये शायद अपनी आबाई सीटें भी ना जीत सके। तो परवेज़ इलाही का फैसला बिल्कुल आ गया है। उन्होंने कल भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो बयान दिया है कि वो इमरान खान के साथ हैं, वो असम्बली तहलील करेंगे, जैसे वो कहेंगे, जो भी कहेंगे। ठीक है, उनकी अपनी एक ख्वाहिश ज़रूर है कि जितना प्रोलॉन्ग हो सके वो अपनी जगह पे है, लेकिन जब इमरान खान ने 2 टोक ये फैसला कर दिया हुआ है कि 20 को उन्होंने ये करना है तो ये करना है, ये हो जाएगा। और प्लान ये है कि पंजाब असम्बली को पहले डिज़ॉल्व किया जाएगा, इसको तहरीर किया जाएगा, क्योंकि पंजाब ही सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है और यही इम्पैक्ट डालता है पूरे पाकिस्तान की सियासत पे। सबसे बड़ी ताकत जो सूबाई ताकत है वो पंजाब है। जब ये तहलील हो जाएगी तो केपीकी की असम्बली ये अपने पास रखेंगे। इसके तहलील होने के बाद फिर अगला राय अमल होगा उसको तहलील करने का और फिर बाकी सूबों के जो इनके एमपीएस हैं वो रिज़ाइन करेंगे। और ये अब बात ज़्यादा दिनों की नहीं है, हफ्ते के अंदर अंदर ये काम हो जाना है। और देखना ये है कि वफाकी गवर्नमेंट उन पे कितना प्रेशर पड़ता है। इलेक्शन तो इनको करवाना पड़ेगा जो रमज़ान से पहले ही हो जाएगा, क्योंकि डेडलाइन जो है वो रमज़ान से पहले की है कि इलेक्शन रमज़ान से पहले पहले हो जाए ताकि ऊँट किसी करवट बैठ जाए एक दफ़ा। बेहतर तो यही है कि जैसे माशी हालत ख़राब हो रही है, किसी एक सेक्टर में भी इंडिकेशन बेहतर नहीं है, आए दिन नीचे ही जा रहे हैं, बैरूनी सरमाकारी
माइनस में चली गई हुई है कि लोग अपना सरमाया निकाल रहे हैं और इधर से लूट मार का बाजार भी गर्म है, क्योंकि इन्होंने अपनी जो नस्लों को है उनको भी संवारना है। पाकिस्तान को तो इन्होंने संवारना नहीं है, तो वो काम अपनी नस्लों को संवारने का जो है वो हो रहा है। और इल्ज़ाम इस तरह के हो रहे हैं कि मतलब इस तरीके से जो है ना कौन ख़राब कर रहा है, कैसे ख़राब कर रहा है, जब वो पहले दिन से कह रहे हैं कि ये इलेक्शन ही इस मुल्क की दोबारा अपने ट्रैक पे चढ़ने का एक रास्ता है। वो इलेक्शन करवाएं और जान छुड़ा लें। इस जो बुरे हालात हो रहे हैं पाकिस्तान के, इस अवाम का बुरा हाल हो रहा है, जीना मरना जो है वो मतलब है कि बुरे हालात में है, तो उस तरफ कोई भी नहीं सोच रहा। और वो कमिटमेंट्स जो हैं उन पे एक एक पॉइंट पे अमल दरामद हो रहा है, मोस्टली तो हो चुका है। अब एक ही बाकी बचा है, नवाज शरीफ। तो उसके इस्तकबाल की भी तैयारियां हो रही हैं। क्यों? उसकी वजह यह है कि अगर वोट बैंक यहाँ पे किसी का है तो वो नवाज शरीफ का है, लेकिन अब शायद ये इनकी गलत फहमी है कि वो आके इतनी बड़ी तब्दीली जो है वो ला सकेगा। उसके आने से कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क ज़रूर पड़ना है लेकिन बहुत थोड़ा पड़ना है। ये रसवाई इनके मुकद्दर में है। इलेक्शन जब भी हुए तो सिर्फ ये चाहते हैं कि नवाज शरीफ वापस आ जाए और कुछ इनके हालात बेहतर हो जाएं, जो कि बहुत मुश्किल है। अभी देख लें कि हाल ही में जो इनके कन्वेंशन हुए हैं, किस तरीके से ये इन्होंने शुरू किया हुआ है अपनी इलेक्शन कैंपेन, एक तरह के स्टार्ट कर दी हुई है। तो ये जो पंजाब में इनके इलेक्शन वर्कर्स कन्वेंशन हुए हैं, उनको भी उनके हालात भी आप देख लें, बुरे ही हालात थे, क्योंकि ज़्यादा अच्छे हालात नहीं थे। और उसके अपोजिट देख लें आप, पीटीआई ने जो भी अपनी इलेक्शन कैंपेन एक तरह की स्टार्ट कर दी हुई है, जो मुल्क बचाओ इलेक्शन करो की एक मुहिम जो शुरू कर दी है, जो कि हर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जो है ना ऐलान हो गया हुआ है और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जो है रैलियाँ निकल रही हैं रोज़ाना की बेस पे। और ये एक तरह की उनकी इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट हो गई हुई है। और इतनी भरपूर इलेक्शन कैंपेन में दूसरी कौन सी पार्टी आएगी, ये मेरा नहीं ख्याल कि इन 13 पार्टियों को कुछ परसेंटेज भी मिल सके। बहुत कम इनको इलेक्शन में, इनके बहुत कम सीटें जीतने का वो चांस है। अब बात करते हैं जो आज़म स्वाति के हवाले से। आज़म स्वाति ने एक बयान, एक ट्वीट क्या कर दिया था, उस बेचारे के साथ क्या कुछ नहीं हुआ। उसकी वीडियो रिलीज हुई, उस पर केसेस बनाए गए मुल्क के तूलो अर्ज पे। और जबकि उन्होंने एप्लीकेशन दी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, कि इस चीज़ को वो देखें, सो मोटो एक्शन लें, लेकिन वहाँ से उनको किसी किस्म का इंसाफ नहीं मिला। और उसी सिलसिले को जो FIRs उन पर होती जा रही थी वो चलता रहा। एक दफ़ा उनकी रिहाई हुई, उसके बाद दोबारा से वो सिलसिला शुरू हो गया। और ये देख लें कि जो बलूचिस्तान में उन पर केसेस हुए थे, वो एक अच्छा स्टैंड लिया है। जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट है, उन्होंने अच्छा स्टैंड लिया, उन्होंने सख्ती से मना कर दी है पुलिस को कि मज़ीद कोई FIR नहीं काटी जाएगी, मज़ीद किसी मुकदमे में उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। और साथ ही फिर उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला दे दिया है कि जितनी FIRs उन पर काटी गई थी उनको उन्होंने कलअदम करार दे दिया और उनको रिहा कर दिया। और उसमें एक ये भी फैसले में एक शिक थी कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट किसी और सूबे को हवाले नहीं करेगी, लेकिन उस गवर्नमेंट ने उस चीज़ का ख्याल नहीं किया, उस हुक्म का ख्याल नहीं किया, और उन्होंने सिंध गवर्नमेंट को, सिंध पुलिस को हवाला करना ही बेहतर समझा। और सिंध पिछले 3-4 दिनों से सिंध में जुल्म सितम हो रहा है, लेकिन सिंध हाई कोर्ट ने भी एक अच्छा फैसला कल से दे दिया है। मज़ीद उन्होंने FIRs काटने से रोक दिया हुआ है। IG के साथ बड़ा मुकालमा भी हुआ है और IG को रिज़ाइन करने के लिए उन्होंने कहा है जी कि आप इन चीज़ों को नहीं देख सकते, आपके छतरी के नीचे ये सारे काम हो रहा है, आप इन चीज़ों को करीब से नहीं देख सकते। इस तरह के मसले मसाइल अगर पैदा होते रहेंगे तो आप छोड़ दें इसको। तो IG ने कहा जी मैं क्यों छोड़ूँ, तो मैं कोई SHO तो नहीं लगा हुआ। हालांकि ये बात उनको नहीं करनी चाहिए थी। ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट वन। उसकी जिम्मेदारी है कि वो देखे अपने नीचे क्या हो रहा है, उनको इंस्ट्रक्शंस दे। इस तरह की लाकानूनियत नहीं होनी चाहिए। बयान एक ट्वीट था और उसके कितने जो है वो खैर खा निकल आए हैं और उस पर जो है ना वो पर्चे करवाए जा रहे हैं पूरे सिंध में, बलूचिस्तान में और पूरे पाकिस्तान में। तो ये कोई इंसाफ नहीं है। ये एक आपके जो ऊपर वाले सेनेट है, इदारा है, कानूनदान है, उस पर हमला है। उसको ये नहीं देख रहे क्या उसकी इज़्ज़त और तौक़ीर है। उनके फार्म्स को भी जो है वो सील कर दिया हुआ है किसी टेक्निकल ग्राउंड पे। ये टेक्निकल ग्राउंड कहाँ से निकल आए? ये तो आपको अगर टेक्निकल ग्राउंड देखना चाहें तो हर जगह पे आपको मिलेंगे। जो इनकी सुस्ती कायली है, जो कानून पे अमल दरामद नहीं करवाते, अगर शुरू से अपने कानून पे अमल दरामद करवाएं तो इस तरह की गलतियाँ कोई छोड़े ही ना। क्योंकि आवाम को जैसे जैसे बताया जाता है जी कि आपके ये डॉक्यूमेंट्स कम हैं, डॉक्यूमेंट्स शॉर्ट हैं, वो पूरे करते हैं।
ہر طریقے سے پورے کرتے ہیں اپنے کام کے لیے، لیکن اس وقت یہ ادارے چپ ہوتے ہیں، چپ رہتے ہیں. وہ ایک لینڈ مائن بچھاتے ہیں اس کے لیے، جو کسی وقت بھی وہ لینڈ مائن سامنے آ جاتی ہے تو ان کے فارمز کو بھی سیل کیا ہوا ہے. اور اب ذکر کروں گا کہ یہ جو ایک الزام تھا سلیکٹڈ کا، عمران خان کا ان کو بہت پہلے سے ہی پتہ چل گیا تھا کہ یہ جو پاکستان جب سے بنا ہے، ایک سلسلہ جو انہوں نے چلا ہوا تھا، ایک خاص طبقے کو نواز رہے تھے، ایک خار قسم کے جو ایلیٹ تھی، اس کے لیے ساری جو فورسز ہیں، سارا جو پاکستان کا سرمایہ ہے، ان کے لیے یہ سارا صرف ہو رہا تھا، اور غریب عوام غریب سے غریب تر ہی ہوتی رہی ہے. اس ایجنڈے پہ کام کروانے کے لیے انہوں نے عمران خان کو روک کے رکھنا تھا. اور 2013 میں بھی آپ کا یہ سسٹم الیکشن کمیشن والا، جو الیکشنز والا یہ سسٹم کیوں رات کو بیٹھ گیا نواز شریف کی تقریر کے بعد؟ اسی وجہ سے بیٹھا تھا کہ نواز شریف کو انہوں نے کامیاب کروانا تھا. خیر 2013 میں کامیاب ہونے میں، یہ اس کو کامیاب کرنے میں کامیاب ہو گئے اور حکومت بن گئی مسلم لیگ نواز کی. اور یہی کام انہوں نے 2018 میں کرنا تھا، لیکن 2018 میں یہ بے بس تھے. تو اس بے بسی کے عالم میں انہوں نے بھرپور کوشش کی کہ عمران خان کو اس طرح کی میجارٹی نہ مل جائے کہ وہ اپنی مرضی سے فیصلے کرنا شروع ہو جائے. تو انہوں نے عمران خان کی 20 سے 25 سیٹوں پہ کٹ لگائی اس سسٹم کو بٹھا کے، اور وہ دھونس دھاندلی کر کے عمران خان کو 20-25 سیٹوں سے محروم کروایا، جس کی وجہ سے عمران خان کو بیساکھیوں کی ضرورت پڑی. اور بیساکھیاں اس کو دینے والے کون تھے اور ان بیساکھیوں کو ہٹانے والا کون ہے، کب ان کو ہٹایا گیا، کس طریقے سے جو ہے یہ منڈی لگی ان سیاستدانوں کی، ان مفاد پرستوں کی منڈی لگی، اور رجیم چینج ہوا. اور رجیم چینج کے بعد آج حالات آپ دیکھ لیں کہ پاکستان وہ جس ٹریک پہ چڑھ گیا ہوا تھا، اس ٹریک سے کس طریقے سے اس کو اتارا گیا. اور آج پوزیشن کیا ہے کہ آج ان کے پاس اپنی ایمبیسیز کو دینے کے لیے فنڈز نہیں ہیں، آج اپنے صوبوں کو دینے کے لیے فنڈز نہیں ہیں، اور آج آپ کے پورٹ پہ ڈھیر لگے ہوئے ہیں، آپ کی امپورٹس رک چکی ہوئی ہیں جو آپ کی ضروری ہیں اس انڈسٹری کو چلانے کے لیے. کچھ را مٹیریل ان کو چاہیے ہوتا ہے، کچھ اسپیئرس چاہیے ہوتے ہیں. آپ کی جو مختلف قسم کی انڈسٹریز ہیں، مثلا کاٹن کی ہے، کاٹن کی ایکسپورٹ آپ کی نہیں ہو پائیں گی جب تک وہ کچھ ضروری امپورٹس آپ کی نہیں ہو سکیں گی. اسی طرح کچھ کھانے پینے کی چیزیں ہیں، یہ بھی آنے والے وقت میں آپ کو اس کا بھی مسئلہ پڑے گا. اور دوسرا، ان کو ایک ہی چیز کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ عمران خان کو کسی طریقے سے ڈسکوالیفائی کیا جائے. ساری کوششیں ان کی اسی پہ ہیں. الیکشن کمیشن کو لگایا ہوا ہے، عدالتوں کو لگایا ہوا ہے. چھوٹے سے چھوٹا کوئی کیس بھی مطلب کہیں سانس لیتا ہے عمران خان تو وہ سانس لینے کے کیسز جو ہے نا اس پہ کر دیتے ہیں، کبھی دہشت گردی کا، کبھی تخریب کاری کا. کون سا کیس اس پہ نہیں کیا گیا کہ اس نے الیکشن میں یہ اپنا گوشوارہ نہیں جمع کروایا، اس گوشوارے پہ جو ہے نا اس کو ڈسکوالیفائی کرتا. پوری بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان کو کسی طریقے سے راستے سے ہٹایا جائے اور نواز شریف کو کسی بھی طریقے سے ان کیا جائے. خیر اس کے راستے تو انہوں نے ہموار کیے ہوئے ہیں، لیکن عمران خان کے خلاف آج تک کوئی ثبوت ایسا یہ پیش نہیں کر سکے کہ جس کی بنا پہ اس کو ڈسکوالیفائی کیا جائے. ٹھیک ہے، غیر قانونی طریقے سے اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کو ڈسکوالیفائی کرتا بھی ہے تو قانون میں اس میں فیصلے میں کوئی ایسی جان نہیں ہوگی، عدالتوں کی مجبوری ہوگی اس فیصلے کو اوور ٹرن کرنے کی، وہ اوور ٹرن ہو جائے گا. یہ ان کا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا کہ عمران خان کو راستے سے ہٹائے. اور ایک ہی طریقہ رہ گیا ہے جو پہلے بھی انہوں نے کوشش کر کے دیکھ لی ہوا ہے، اس پہ قاتلانہ حملے کی بھرپور کوشش کریں گے. لیکن عمران خان کو یہ چاہیے کہ اپنی حفاظت کا اچھا بندوبست کریں اور کسی اپنی ایسی جگہ پہ ایکسپوز نہ ہو جہاں پہ اس طرح کا دوبارہ حملہ ان پہ ہو جائے. یہی پاکستان کی سالمیت کے لیے ایک ضروری ہے کہ ایک ایسا لیڈر جو آ گیا ہے، جو کرپشن فری اس پاکستان کو دیکھنا چاہتا ہے، عوام کو دیکھنا چاہتا ہے کہ عوام ترقی و خوشحالی کی طرف ہو جائے اور فلاحی مملکت اس پاکستان کو بنانا چاہتا ہے. تو اس سلسلے میں اس ایک لیڈر کو بھی یہ اپنے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں. تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہے. پاکستان زندہ باد.